हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल निष्ठा क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल मौर्य और मैं आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसमें हम सीक्वेंस में पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस फाउंडेशन बैच का ही थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो हमारी 2 वीडियोज हैं उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया था अल्फाबेट टेस्ट। जो उसके बाद वीडियो था उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, जिसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होती है, 5 पार्ट्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम रिमेनिंग पूरा पार्ट कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए जल्दी से, हमारी जो ऐप है वो तैयार हो चुकी है निष्ठा क्लासेस नाम से। उस ऐप में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगी जिसमें आपको अच्छा नोट्स होगा, जो भी क्लास प्रोवाइड की जाती है उसकी पीडीएफ पूरा जनरेट करके वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर में कोर्सेज लॉन्च होंगे और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होने वाली है। उसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है निष्ठा क्लासेस, उसको फॉलो कर सकते हैं। निष्ठा नोट्स नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको क्लास से रिलेटेड शेड्यूल, कैसी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। निष्ठा क्लासेस हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ पे हम बहुत जल्द फटाफट से अच्छे अच्छे रील्स और शॉर्ट्स डालने वाले हैं। उसके अलावा निष्ठा क्लासेस तो हमारा चैनल है ही यूट्यूब पे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे, जिसमें हमने लेटर कोडिंग डिकोडिंग सीखा था पार्ट 1 में, और अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग सीखा था हमने पार्ट 2 में, ठीक है। वो पूरा अच्छे ढंग से समझाया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। अब ये जो मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग है इसमें काफी सारी वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो बच्चे, जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट 3 है उसमें जो मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग है उसका टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहां पे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 मिक्स्ड लेटर का टाइप 1, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, 2 लैंग्वेजेस यूज होती हैं। एक लैंग्वेज यूज होती है रेड इज कॉल्ड वाली या फिर इज कोडेड वाली। एक चीज याद रखना, अगर मैं कहता हूं रेड इज कॉल्ड एज ब्लू या फिर रेड इज कोडेड एज ब्लू तो ये दोनों लैंग्वेजेस सेम हैं। उसके अलावा एक लैंग्वेज यूज होती है मीन्स वाली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। यहां बोला गया है मुझसे रेड इज कॉल्ड एज ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड एज ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एज। अब इसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 1 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल पूछा, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो रियल आंसर क्या है? रियल आंसर है इसका रेड। पर यहां पे जो रेड कलर है उसकी पहचान, उसकी नई आइडेंटिटी क्या है? ब्लू। इसलिए हम टिक किस पे करेंगे? ब्लू पे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी हमें इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग मिलती है तो उसका क्या रूल है, ओरिजिनल जो आपका आंसर है उसको क्या नया नाम प्रोवाइड किया गया है, उसको क्या नई पहचान प्राप्त की गई है, उस नई पहचान, नई आइडेंटिटी पे टिक करना है। रेड की यहाँ पे नई पहचान ब्लू है, तो जिस भी क्वेश्चन का रियल आंसर रेड है टिक किया जाएगा ब्लू पे। मुझसे पूछा जाए जनरली व्हाट इज द कलर ऑफ लीव्स, पेड़ों के पत्तों का रंग क्या होता है, तो वैसे ग्रीन होता है, पर मैं किस पे टिक करूंगा? ब्लैक पे। कई बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और कई बार वो आपसे थोड़े से ट्रिकी या कह लीजिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ब्लैक होगा। क्या होगा? अगर आकाश में वायुमंडल ना हो तो उसके अभाव में आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। तो ब्लैक कलर की पहचान यहाँ पे क्या है? येलो, तो उसके इसमें हम टिक करेंगे येलो पे। ये है हमारी लैंग्वेज कौन सी? कॉल्ड एज और कोडेड एज वाली। इसके अलावा एक लैंग्वेज होती है मीन्स वाली। देखिए इसको हिंदी में लिखा जाता है, लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, या लाल को नीले से कोड किया जाए, नीले को हरे से कोड किया जाए। तो ये लैंग्वेज क्लियर है। हिंदी में यहां लिखा होता है मैमल्स का अर्थ है रेप्टाइल्स, जैसे स्तनधारी का अर्थ है रेंगने वाले प्राणी, या फिर स्तनधारी का मतलब है रेंगने वाले प्राणी। तो याद रखना मीन्स में इस तरफ के जो लोग हैं वो है ओरिजिनल, और जो इस तरफ के लोग हैं वो है उनकी नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ये जो लोग थे लेफ्ट साइड के, ये ओरिजिनल थे, और जो राइट साइड के लोग थे वो थे उनकी न्यू आइडेंटिटी। ठीक है, तो बस सीधी सिंपल सी बात है। अगर हमसे कहा जाता है यहाँ पर कि वेल, ब्लू वेल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो हम जानते हैं कि जो ब्लू वेल है वो एक मछली नहीं है, वो एक मैमल है, स्तनधारी है। तो मैमल की यहाँ पे पहचान क्या है? मैमल की यहाँ पे पहचान है एम्फीबियन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है कि ब्लू व्हेल किस श्रेणी से बिलोंग करती है, तो हम उसका टिक करेंगे एम्फीबियन पे। वैसे ही हमसे अगर पूछा जाता है कि शार्क किस कैटेगरी की है, तो शार्क फिश है, हम टिक करेंगे बर्ड पे। अगर हमसे कहा जाता है क्रोकोडाइल किस श्रेणी के हैं, तो क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स हैं, तो हम टिक करेंगे किस पे? मैमल्स पे। आई होप ये कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसको मैं लास्ट टाइम 10 सेकंड के अंदर फटाफट से बताऊं तो इस कॉल्डेस और इस कोडिडेस का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड के प्रोजेक्ट्स हैं, लेफ्ट साइड के जो लोग लिखे गए हैं वो रियल हैं, और जो राइट साइड के लोग हैं वो उनकी नई पहचान, नई आइडेंटिटी है। और वैसे ही अगर मीन्स लिखा जाता है तो मीन्स का मतलब ये है कि जो राइट साइड के लोग हैं वो ओरिजिनल हैं, और जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो उनकी न्यू आइडेंटिटी है। रूल सिर्फ एक है, देखें हमेशा ओरिजिनल को और टिक करें उसकी नई पहचान पे। देखें हमेशा ओरिजिनल को और टिक करें उसकी नई पहचान पे। ये बात क्लियर है आप सबको? आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराता हूं आपको क्वेश्चन से। देखिए आपके सामने लिखा है ऑरेंज इज कॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड की लैंग्वेज है लेफ्ट साइड के रियल, राइट साइड की नई पहचान। कॉल्ड एज बटर, बटर इज कॉल्ड एज दिस 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 दिस। लास्ट में पूछा है वॉशिंग क्लोथ्स, तो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए क्या यूज होती है? सोप, और सोप की यहाँ पे नई पहचान क्या है? इंक। इसलिए हम किस पे टिक करेंगे? इंक पे। याद रखना कई सारी बुक्स हैं जिसमें मीन्स में और कॉल्ड एज में डिफरेंस नहीं बताया गया, सेम ही लिखा गया है उन्हें, बट डिफरेंस होता है मीन्स में और कॉल्ड में। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे याद रखना। ठीक है, देखो अगले में पूछा है सैंड इज कॉल्ड एज एयर, एयर इज कॉल्ड एज प्लेट्यू, प्लेट्यू इज कॉल्ड एज वेल। लास्ट में पूछा है फ्रॉम वेयर विल अ वुमेन ड्रॉ वाटर। ठीक है, कोई भी जो वुमेन है वो पानी कहाँ से खींचती है? हीरा। औरत पानी भरने कहाँ जाएगी? तो वो वेल में जाएगी, और वेल का यहाँ पे क्या मतलब है? आइलैंड। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? आइलैंड। ये दोनों क्वेश्चन हो गए कॉल्ड एज के या कोडेड के। देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये मीन्स है। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस पे राइट आंसर नहीं है क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से सुनो पहले जो मैं बता रहा हूं। यहां पर लिखा है ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, मीन्स लिखा है। ठीक है, काले का अर्थ गुलाबी है। लास्ट में पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई का एक्चुअल रंग क्या है? ब्लू, और ब्लू की यहाँ पे पहचान क्या है? पिंक। मैं आपको बता रहा था अगर ऑप्शन में पिंक है ही नहीं तो उस केस में तो आप उस पर टिक करोगे कॉल्ड एज, कोडेड एज, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑप्शन में पिंक होगा ही होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर पिंक है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये कुछ बुक्स में, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी ऑथर का या किसी पब्लिकेशन का, कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, आपको बताने के लिए मैंने लिखा है कि सोचो अगर हम उन बुक से पढ़ते हैं तो कितनी गलत नॉलेज हम गेन करेंगे, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली लिखा होगा ब्लू का, ब्लू मींस वाइट, और आंसर दिया जाएगा वाइट। और अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाऊंगा, उस बुक को पढ़ के जाऊंगा, तो एग्जाम में गलत करके आऊंगा। याद रखना इसका आंसर हमेशा पिंक होगा। ठीक है, हमें मींस में और कॉल्ड एज में जो डिफरेंस बताया है उसका ध्यान रखना है। आगे हम पार्ट 3 मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2, जिसे हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखो जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है वो हम क्यों कहते हैं इसे, उसका सीधा सा मतलब है कि जो कोड्स लिखे जाते हैं अगर कोई पर्सन उसको पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा चाइनीज बोली जा रही है। देखो मैं ये कह रहा था आप सबसे कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको हम करेंगे उससे पहले वैसे ही थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं जैसे कि मैंने कॉल्ड एज और मीन्स में बताया था। सो ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है आप सबके लिए। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये है कोड, लिखा है मी पीली का मीन्स विंटर एंड समर कमिंग।
पीकी शू बोल रहा हूँ ना मैं, चाइनीज, इस रीजन से चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, पीकी शू, शुलिकी, राविका, इस ढंग से, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स में कॉमन ढूंढ ढूंढ के इन क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में मीनिंगफुल वर्ड देखो क्या कॉमन है। कभी भी ये मत सोचना पहले के साथ पहला तो एम आई का मतलब विंटर हो जाएगा, नहीं। फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन क्या है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन है समर। अगर आप ध्यान देंगे फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन है समर, और आप देखिए कोड कौन सा कॉमन है, तो आपने देखा कोड है पी आई कॉमन, तो हम श्योर हो गए कि जो पी आई है इसका मीनिंग क्या है, समर है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड लाइन में तो आपके सामने जो कोड है वो कॉमन है विंटर, वो जो वर्ड है वो कॉमन है विंटर। अगर आप कोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कोड कॉमन है एल आई, तो हम समझ गए कि जो एल आई है इसका मतलब है विंटर। अगर आप जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ लाइन पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो एंड है वो कॉमन है, जो एंड नाम का वर्ड है वो कॉमन है, और कोड कौन सा कॉमन है, आप देखेंगे कि सी ए, सी ए, तो हम समझ गए कि इस सी ए का मतलब क्या है, एंड है। अब आप देखो फर्स्ट लाइन में एंड विंटर समर हो गया, तो उस अकेले कमिंग के लिए क्या बचा, एम आई। तो पहली लाइन हमारी पूरी डिकोड हो गई है, इसका मतलब जो एम आई है, ठीक है, जो कमिंग है उसका कोड है एम आई। अब हमारी फर्स्ट लाइन पूरी कवर हो गई, सेकंड लाइन पे आओ। समर इज हॉट में समर पी आई हो चुका है। अब आप ध्यान दो जरा, इज, सिर्फ इज ऐसा वर्ड है जो सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है, और अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो एक्स यू ऐसा वर्ड है जो सिर्फ सेकंड और थर्ड में कॉमन है। इसका मतलब एक्स यू का मीनिंग क्या हुआ, इज हुआ। अब समर और इज हो चुके हैं, तो इस हॉट के लिए हमारे पास कौन सा कोड बचा, के आई, ठीक है। वैसे ही थर्ड लाइन में आओ, विंटर और इज हो चुके हैं, विंटर एल आई है, इज एक्स यू है, तो वो जो हमारा, एक सेकेंड, कुछ छोटी सी मुझे लगता है मिस्टेक हुई है यहाँ पे, के आई, इज क्या है, एक्स यू नहीं हो सकता, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में हल्की सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, इसको मैं कर देता हूँ एच आई, ठीक है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन अब बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि एक्स यू कॉमन था तो वो इज हो गया, यहाँ पे जो पी आई है वो समझ जा चुका था, तो यहाँ पे जो के आई है ये बच गया था हमारा हॉट के लिए, और जो तीसरी लाइन है उसमें एल आई हो चुका है, एल आई का मतलब विंटर था, एक्स यू इसके लिए जा चुका है, तो जो एच आई है वो हो गया हमारा कूल के लिए। सो आप ध्यान दीजिए तीसरी लाइन पे, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट करा दी, एक वर्ड था यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग, हम जानते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में से जो एंड है वो पहली लाइन में अवेलेबल है, और जो एंड है उसका मीनिंग क्या है, आप देख सकते हैं सी ए, ये जो सी ए है एंड है। तो हमारे पास आर ए और डब्ल्यू वी में कौन सा मॉर्निंग है कौन सा इवनिंग है, हम ये जांच नहीं कर सकते। इस रीजन से अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर ए, तो हम कहेंगे आइदर मॉर्निंग और इवनिंग। वैसे कोई पूछता है व्हाट इज द कोड ऑफ मॉर्निंग, तो भी मुझे कहना पड़ेगा आइदर आर ए और डब्ल्यू आई। सो यहां पर सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनका कोड कंफर्म पता नहीं चल रहा, उसके अलावा सारे के सारे हमने डिकोड कर लिए। इसको हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने सीखा कि कॉमन ढूंढ ढूंढ के जो कोड्स हमें पता चलेंगे सिर्फ वही कंफर्म होंगे, उनके अलावा कोई भी कोड्स कंफर्म नहीं हो पाएंगे। अब इसकी करते हैं हम थोड़ी सी प्रैक्टिस। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला गया है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनसे फिर एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, उनसे कम से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो काफी सारा डेटा गिवन है, हर एक लाइन में 4 वर्ड्स लिखे हैं, 4 कोट्स लिखे हैं। लिखा है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, ठीक है, मैं ब्लू मार्कर ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, उसका कोड गिवन है काला होगा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स मोटापा का, ऐसे कर करके फिर हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ मनी। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है और आपको दिखता है कि 2 से 3 सवाल पूछे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने वर्ड्स को डिकोड करके रख सकते हैं अपनी रफ शीट पे, उतने वर्ड्स को फटाफट एज सुन एज पॉसिबल डिकोड करके रख लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप फटाफट से देख देख के कर लें। फिलहाल यहाँ पे जब मनी पूछा है तो मैं देखता हूँ फर्स्ट लाइन में इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी,
कॉमन है। उसके अलावा देखो डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, तो एटलीस्ट जो मुझे पता चल रहा है करते समय उसको तो मैं कर लूँ। एटलीस्ट यहाँ पे जब मुझे इको का कोड पता चल रहा है तो वो तो मैं लिख ही लूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिर्फ इको कॉमन है और जो कोड है वो कौन सा कॉमन है, के ए। फिर मैं देखता हूँ क्या थर्ड लाइन में मनी है, थर्ड लाइन में मनी है, मनी मेक्स ओनली पार्ट। सर आप ध्यान देना, फर्स्ट में लिखा था इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट, सिर्फ मनी कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, तो डेफिनेटली हमारे पास मनी का कोड कंफर्मेटरी कोड आने वाला है। और वो क्या है हम देख लेते हैं। वहां पे था काला होगा और वहां पे है ला, इसका मतलब मनी का कंफर्म कोड क्या है, एल ए। इसका मतलब मनी का कंफर्म कोड है हमारे पास एल ए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इको का है और मनी का ला है, ये हम पता कर चुके हैं। ठीक है, ये हम पता कर चुके थे कि जो इको है, इको इसका कोड का था और जो मनी है उसका कोड ला था। तो ये तो रफ शीट पे एक साथ ही हमने लिखा होगा। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का हमसे कोड पूछा है। सप्लाई कौन सी लाइन में शामिल है हम चेक कर लेते हैं। सप्लाई है 2 लाइंस में शामिल, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देखते हैं कॉमन वर्ड्स कौन से हैं। देखो डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, उसके अलावा लिखा है डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स 3 कॉमन है। अब उन 3 कॉमन में से देखो इकोनॉमिक्स तो जा चुका है के ए के पास, तो जो के ए है वो कट चुका है, के ए कट चुका है। अब हमें ध्यान देना है कि क्या सेकेंड और थर्ड लाइन में जो डिमांड सप्लाई है क्या वो कहीं और अवेलेबल है। फर्स्ट लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में नहीं है। इसका मतलब डिमांड सप्लाई सिर्फ 2 जगह है, सेकंड और फोर्थ लाइन में। इसका मतलब डिमांड सप्लाई के हिस्से के 2 कोड्स आने वाले हैं और कंफर्म नहीं होने वाला कौन सा किसके लिए। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे MOTA और मैंने उसके बाद चेक किया यहाँ पे MOTA। इसका मतलब मोटा MOTA डिमांड सप्लाई के कोड्स हैं, ये नहीं पता कंफर्म कौन सा है, तो ऑप्शन होगा आइदर MOTA। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए और हल्का सा टाइम स्पेंड करना है, ये ऑलवेज ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले में पूछा है हमसे व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। अब आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं, जल्दी कैसे करना है। अगर मैं डिमांड ओनली मोर के सारे यहां पे कोड्स ढूंढूंगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। एक बात जरा मेरे ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, मेरे पास एक वर्ड आया है मोर, आप देखो क्या वो कहीं अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, नहीं। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, नहीं। उसका लिखा है मनी मेक्स ओनली पार्ट, यहां भी नहीं है। और लास्ट में लिखा है डिमांड मेक्स सप्लाई। आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड है मोर, ये वर्ड पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो इसके ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से डिमांड और ओनली, डिमांड और ओनली वो वर्ड्स है जो ऊपर अवेलेबल है। ये रहा आपके सामने डिमांड वर्ड अवेलेबल है और ओनली वर्ड भी आपके पास अवेलेबल है। तो उसके जो कोड्स दिए जाएंगे वो ऊपर दिए गए कोड्स में से ही कोई होंगे और मुझे मोर के लिए एक नया कोड चाहिए जो ऊपर अवेलेबल ना हो। अब मैं देखता हूं जरा ऑप्शंस। ए ऑप्शन देखा तो XINEMO, ठीक है। तो यहां पर XI पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो थोड़ा सा आप देखो, यहां अवेलेबल नहीं है। सेकंड में यहां भी अवेलेबल नहीं है, थर्ड में यहां भी अवेलेबल नहीं है और फोर्थ में यहां भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शंस देखोगे ना तो की नी मो अवेलेबल है, मोजी नी ये भी अवेलेबल है, मोजी की ये भी अवेलेबल है, जी काटा। अब मुझे इन दोनों में से चेक करना है। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, ये आपको समझ में आया। कीनी मो तीनों अवेलेबल है, ध्यान दो, ये रहा की, ये रहा नी, ये रहा मो। आप देखो उसके अलावा मोजीनी ये भी अवेलेबल है, ये रहा जी नी, ये रहा मो। ये देखो मोजी की भी अवेलेबल है। तो मैं समझ गया कि जो XI है ये अलॉट हुआ है मोर को। अब मुझे सिर्फ जांच करनी है ए और ई में से कौन सा होगा। तो मैं जानता हूं मुझे चाहिए डिमांड और ओनली का कोड, ठीक है, डिमांड और ओनली का कोड। तो मैंने यहां पर जब अभी आपके सामने डिमांड और सप्लाई के 2 कोड्स ढूंढे थे, आप देखो इस क्वेश्चन में
डिमांड एंड सप्लाई के जो दो कोड्स थे, डिमांड और सप्लाई के जो दो कोड्स थे वो क्या थे, मो और टा, मो और टा। तो इसका मतलब डिमांड का कोड मो और टा में से एक है, मो और टा में से एक है, ठीक है। इससे भी कंफर्म नहीं हुआ तो मुझे ओनली का कोड यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। अब मैं फटाफट से ओनली का कोड यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। पहले वर्ड में ओनली नहीं है, सेकंड वर्ड में भी ओनली नहीं है, थर्ड में है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो मनी मेक्स अ पार्ट, मनी हो चुका था मेरा, और मनी का कोड हमारा क्या था, हमने देखा था मनी का कोड, यहाँ पे मनी का कोड था ला, मनी का कोड LA हो चुका है। मेक्स ओनली पार्ट, उसमें हमारे पास अवेलेबल है मेक्स। डिमांड सप्लाई का मोटा जा चुका है, इको का हो चुका है। इको का कोड हमारा क्या था, इको का कोड था का, ठीक है, इको का कोड था का। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्वेश्चन बनाया ही जब इस तरीके से है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। देखो इको का यहाँ पे क्या का जा चुका है, डिमांड सप्लाई का मोटा हो चुका है, इसका मतलब जो ZI है वो कोड किसका है, मेक्स का है। तो ZI हो गया मेक्स का। अब मुझे मनी मिल गया, मेक्स मिल गया। ओनली पार्ट देखते हैं कहीं और अवेलेबल है, ओनली पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ओनली पार्ट भी आइदर और में आने वाला है। आइदर और में एक रहेगा NE और एक रहेगा ZI और LA, तो हो नहीं सकता, ZI LA हो नहीं सकता, NE और KE। इन दोनों में से कौन सा अवेलेबल है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब A ऑप्शन है इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। पहली बात ये, एक नया वर्ड चुना, उस नए वर्ड के लिए नया कोड ढूंढना है, जो हमने ढूंढ लिया XI, पर फिर A और E में से कौन सा है, इसके लिए मुझे डिमांड और ओनली के कोड ढूंढने हैं। अब आप ध्यान देंगे तो डिमांड के भी दो कोड्स हैं, मोटा MOTA, इनमें से कोई एक चाहिए, और मेरे पास ओनली के भी दो कोड्स हैं NE और KI, इनमें से कोई एक चाहिए। तो टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में, इसलिए इसका आंसर है A ऑप्शन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन में बस फर्क कितना है, कोड्स की जगह डिजिट्स यूज किए गए हैं, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से डिकोड कर ही डालते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन आए और आपको दिखे कि उस क्वेश्चन से आपसे 1 2 3 ऐसे 2 या 3 सवाल पूछे हैं, तो आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एज फास्ट एज यू कैन पूरा क्वेश्चन डिकोड कर डालो, फटाफट से फिर क्लिक कर देना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1 जो है वो 2 बार है, तो कौन सा वर्ड है जो 2 बार है, द है। तो मुझे पता चल गया कि जो 1 है वो द है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं जाऊंगा तो 8 6 1 हो चुका है, उसमें से 6 यहां पर है, तो 6 का कोड क्या आ जाएगा, जो तीनों जगहों पर है। 1 तो हो गया ना, द तो जा चुका है। राइट वॉज बिग, राइट, तो इसका मतलब जो 6 है वो कोड है हमारा राइट का। अब मेरे पास जो 8 बचा, वो 8 किसके लिए बच गया, हम देख लेते हैं, स्केर्ड के लिए बच गया। तो जो 8 है वो हो गया हमारा स्केर्ड। हमारा 168 हो चुका है, 168। 4 5 यहाँ है, उनमें से सिर्फ 4 है, तो 4 के लिए कौन सा बचता है, अगर हम ध्यान देंगे तो रैन बचता है, ठीक है। तो 4 के लिए आ गया रैन। अब 1 और 4 हो चुका है, इसमें 1 और 4 हो चुका है, द और रैन। इसका मतलब 3 किसके लिए है, 3 है लाइन के लिए, ठीक है। ये लाइन पूरी हो गई मेरे पास, इसमें ये लाइन पूरी हो गई, ठीक है। 1 6 8 4 3 1 6 8 2 बचा है, तो हम 2 देख लेते हैं। 2 किसके लिए है, 2 है बिग के लिए, तो 2 आ जाएगा हमारा बिग के लिए। पहली लाइन कवर। 4 5 हो चुका है, 4 5 में से 5 नहीं हुए, 5 भी देख लेते हैं। 5 किसके हो जाएगा, अवे के लिए, क्योंकि और कुछ बच नहीं रहा। तो नंबर हो गए 1 6 8 4 3 2 5, 1 6 8 4 3 2 5, ठीक है। इतना ही है, एक बच रहा है 7, 7 भी देख लेते हैं। 6 हो गया है हमारे पास राइट के लिए, 2 हो गया है बिग के लिए, 1 हो गया है द के लिए, तो वॉज के लिए हो गया 7। तो जैसे ही हमारा इतना हुआ, अभी आप देखोगे तो 1 ही मिनट लगा होगा मेरे हिसाब से, पर सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। द लायन वॉज स्केर्ड, द 1 लायन 3
was 7 scared 8, यानी 1378 चाहिए, 1378 चाहिए, 1378 चाहिए। हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। सारे करके रखिए इसी रीजन से तो जल्दी हुआ। अगला क्वेश्चन देखो मेरा, अगला क्वेश्चन में लिखा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर बिग। बिग का कोड हमने रफ शीट पे कैलकुलेट करके रखा है 2, तो हमने बिग का कोड 2 क्लिक कर दिया, 2 क्लिक हो गया। हमसे पूछा है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द कोड ऑफ अवे। अवे हमने अभी कैलकुलेट किया था, अवे का कोड हमारे पास था 5, तो अवे का कोड हमने टिक कर दिया 5, ये रहा अवे का कोड। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, अच्छा 3 ही क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए अब हम आए हैं हमारे मिक्स्ड लेटर के टाइप 3 पर। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा पूरी क्लास। ये जो क्वेश्चन है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था आईबीपीएस पीओ के मेंस में, और जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल ये अपने टाइप का पहला क्वेश्चन था। उससे पहले किसी मॉक टेस्ट में, किसी टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को नहीं देखा गया था। इस रीजन से इसे थोड़ा सा सिंपल रखा गया था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, थिंग्स इवॉल्व हुई, वैसे वैसे ये क्वेश्चन को अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, इवन बनाया भी गया कई एंट्रेंस में। फिलहाल अपने टाइप का ये जो क्वेश्चन है इसको मैं करा रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, जनरली क्या होता है कि यहाँ के जो वर्ड्स हैं उनके जो कोड लिखे जाएंगे उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, एक लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो हमें जांच करनी होती है कि स्पेशल कैरेक्टर किस चीज के लिए है, डिजिट किस चीज के लिए है और लेटर किस चीज के लिए है। तो मैंने ध्यान दिया गिव सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, ठीक है, प्योर फर्स्ट सेल, ठीक है। अब आप सबसे पहली चीज मैंने सोचा कि चलो कोशिश करता हूं कि डिजिट्स कैसे एलोकेट की गई हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि सॉल्यूशन में 8 लेटर्स हैं और मेरे पास एक कोड शामिल है 8 वाला। फिर मैंने देखा प्रॉब्लम में यहाँ पे 7 लेटर्स हैं, मेरे पास एक कोड भी है 7 वाला। फिर मैंने देखा गिव में 4 लेटर्स हैं तो कोड भी है 4 वाला। फॉर में 3 लेटर्स है तो कोड भी है 3 वाला। अब इसको मैं ऑलवेज मेक श्योर करूंगा अगली लाइंस पे पढ़ के। तो अगर ये लॉजिक सही है तो मेरे पास यहाँ के कोड्स में 4 5 4 5 होना चाहिए, 4 5 4 5 है। एक और बात मैंने कंफर्म किया, मेरे यहाँ के कोड्स में 3 होना चाहिए, एक 6, एक 7, एक 4, एक 3 है, 6 है, 7 है, 4 है। मैं श्योर हो गया कि जो डिजिट्स हैं, ठीक है, मैं श्योर हो गया कि जो कोड्स के डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ वर्ड को। लिख देता हूं लेंथ ऑफ वर्ड को। फिर मैंने ध्यान दिया लेटर पे, तो आप देखो अब तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का कोड ये है। तो ध्यान दो सॉल्यूशन का लास्ट लेटर क्या है, एन है, ठीक है। मैं अलग मार्कर यूज करता हूं, देखिए सॉल्यूशन का जो लास्ट लेटर है वो एन है, तो यहां पे मैंने एन देखा। प्रॉब्लम का लास्ट लेटर एम है, तो यहां पे देखो एम है। अब मैं जानता हूं ना कि ये वाला जो कोड है ये फॉर का है, तो देखो लास्ट लेटर आर है, उसके बाद देखो लास्ट लेटर ई है। फिर मैंने अगली लाइन से जस्टिफाई किया तो वो भी पता चल गया, मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा लेटर है, जो मेरा लेटर है वो लास्ट लेटर है वर्ड का, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। अब मुझे देखना था कि ये हैं सिंबल्स हैं या ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको किस हिसाब से लिखा गया है। सो मैंने ध्यान दिया कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही इनिशियल लेटर्स हैं, GSFP। देखो GSFP के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता चला कि G यानी G जो है गिव है, गिव का कोड ये है, तो मैंने देखा G यानी हैश। जहां पे भी G है वहां पे हैश लगाया गया है। सॉल्यूशन का कोड था वो, तो इसका मतलब S जो है उसके लिए @ यूज किया गया है। फॉर का कोड था वो, तो इसका मतलब F के लिए डॉलर यूज किया गया है। और लास्ट में देखा प्रॉब्लम में P, तो प्रॉब्लम के लिए स्टार यानी P के लिए स्टार यूज किया गया है, ठीक है। सब कुछ डिकोड हो गया, मुझे समझ में आ गया कि जो डिजिट है वो है लेंथ ऑफ वर्ड, जो लेटर है कोड में वो है वर्ड का लास्ट लेटर, और जो सिंबल्स हैं वो है इनिशियल लेटर ऑफ अ वर्ड। सारे के सारे इसी से लिंक हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने टाइप का थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है। अब इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का तो कोड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, @n8 मैंने टिक कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है
व्हाट इज द कोड ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट कितने हैं 7, तो 7 चाहिए, लास्ट लेटर है एस तो एस चाहिए, और मैंने अभी एफ का कोड यहाँ पे पता किया था डॉलर, तो एफ का कोड डॉलर S7, डॉलर S7, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सर्च फ्रॉम पेज। सर्च फ्रॉम पेज का हम लिख सकते हैं, सर्च में 6 लेटर हैं तो 6, और फिर लेटर है H तो H, और S का कोड क्या था @ तो ये हो गया @ फ्रॉम के लिए यहाँ आ जाएगा M, फिर आ जाएगा 4, और F के लिए कोड क्या था, F के लिए था डॉलर, और हम जानते हैं कि पेज है, पेज का आ जाएगा E, डिजिट आ जाएगा 4, और P के लिए लेटर कौन सा था, प्रॉब्लम M स्टार। तो ये चाहिए मुझे @H6 पहले में है, स्टार E4, डॉलर M4, ए ही ऑप्शन है क्योंकि सब अवेलेबल है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सबको अच्छे से। ये था हमारा मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके सामने मेंशन किया है स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। इसको स्टार बना लें, इसको ज़रूर आप अच्छे ढंग से समझना, सुनना और नोट डाउन भी करना। ये क्वेश्चन पहली बार आया था SBI PO के मेंस के एग्जाम में, और बच्चों को भनक भी नहीं लगी थी इसमें करना क्या है। सिर्फ इतना लिखा है 0 is coded as dot, 1 is coded as star, 2 is coded as this, 3 is coded as this। अब इसमें हमें पता क्या चलेगी कैसे करें। एक्चुअल में ये बाइनरी लैंग्वेज लिखी गई है, बाइनरी लैंग्वेज के कोड्स लिखे गए हैं। कैसे हम जानते हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेज है उसका अपना एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज पे, उसका ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है 1 2 4 8, डबल करते जाओ 16 32 64 एंड सो ऑन। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या कहती है कि वो हर नंबर को 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 का मतलब होता है जो डिजिट्स एक्सेप्ट किए गए हैं उनके लिए 1, और 0 का मतलब होता है नल, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बच्चों मुझे बाइनरी लैंग्वेज में लिखना है 5, तो मैं कोड लिखूंगा 101। इसका मतलब ये है कि 4 और 1 का यूज हुआ है और 0 का यूज नहीं हुआ है। तो फर्क सिर्फ इतना है। जैसे एक और देखो, मुझे लिखना है 9 तो मैं लिखूंगा 1001। मुझे लिखना है 16 तो मैं लिखूंगा 1000। मुझे लिखना है 39 तो 32 के लिए मैं लिखूंगा 1। 16 की जरूरत नहीं है 0, 8 की जरूरत नहीं है 0, इन तीनों की जरूरत है, तो ये बन गया 39, ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में 0 बाइनरी कोड में जो 0 है उसके बदले यूज किया है डॉट, और बाइनरी कोड में जो 1 है उसकी जगह यूज किया है स्टार। इस रीजन से 4 का कोड देखो ये ऐसे लिखा है 4 स्टार डॉट डॉट। अगर यहां 5 लिखना होता तो मैं लिखता स्टार डॉट स्टार, बन गया 5। उसके बाद अगर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड ऑफ 25, तो मैं जानता हूं इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, तो मैं क्या लिखूंगा स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार, ठीक है। ध्यान रखना। अब क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन पूछा गया इसके बाद ये एक एग्जाम यानी कि हरियाणा SSC में किसी एंट्रेंस में देखा गया, वहां पे बस क्या किया, डॉट की जगह @ कर दिया था और स्टार की जगह हैश कर दिया था, ठीक है। 0 is coded as @ 1 is coded as hash, 2 is coded as hash @ इस ढंग से। तो कभी भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन में जो आपके सिंबल्स लिखे गए हैं वो सिंबल्स 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज के 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पेशल क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा है 40% ऑफ 95, तो मैं जानता हूँ 40% ऑफ 95 इज 38, तो 38 के लिए मुझे 32 की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैंने लिखा स्टार। मुझे 16 की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लिखा। 8 की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लिखा। 4 की है इसलिए स्टार, 2 की है इसलिए स्टार, 1 की नहीं है इसलिए डॉट। तो ये बन गया हमारा 38। तो ये था हमारा स्पेशल क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है हमारा मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने 4 वैरायटीज पढ़ ली है। अकेले एक पार्ट मिक्स्ड लेटर में 4 वैरायटी, एक कॉल डैश मीन वाला, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, एक बैंक पीओ का वो जो फॉर्मेट है, उसके अलावा एक स्पेशल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 4th टाइप, दैट इज कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग।
अब ये जो कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें आपको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं एंड अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस ही आपको कोड करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने खुद अपने हैंड रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड, और उस ईच वर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो रूल्स बताए हैं। लिखा है कि जहाँ कॉन्सोनेंट आएंगे उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, 2 इंटू पोजिशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो जो अक्षर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान है उसको 2 से गुणा करना और फिर -1 करना। और अगर वॉवेल्स आते हैं, स्वर आते हैं, तो जो उस अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है उसको 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ना, तो आपको आपके स्वर की वैल्यू मिल जाएगी और फिर आपको इन वर्ड्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको फर्स्ट वर्ड राहुल की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अब ये आर क्या है? आर है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन क्या है? 2 इंटू पोजिशन ऑफ लेटर इंग्लिश -1, तो मैंने किया, तो 2 इंटू 18 कितना हुआ? 36 -1 35। ए वॉवेल है तो 3 इंटू 1 + 1 इज 4। 8 है कॉन्सोनेंट, तो उसकी वैल्यू आ गई 15। ये आ गया वॉवेल, तो उसकी वैल्यू आ गई 64। क्यों? क्योंकि 21 इंटू 3 63 + 1, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई 23। मैंने इन सबको जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास 50, 114 और 118, ये आ गई हमारी वैल्यू 141। यानी कि अकॉर्डिंग टू those conditions which are provided in the question, the value of Rahul is 141। मैंने अपने नाम ही लिखे हैं दोनों, तो अब क्या कीजिए, फटाफट से मौर्या की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम आगे चलते हैं, चलो मैं सिर्फ डिजिट्स लिख देता हूँ। एम की वैल्यू आ जाएगी 25, ओ की वैल्यू आ जाएगी 46, एच की वैल्यू आ जाएगी 15, ए की वैल्यू 4, 35, 28, 4, ठीक है। इन सबको जोड़ के जो भी हमारा आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट्स मेंशन है, लेटर्स और सिंबल्स की फॉर्म में कोड्स मेंशन है। हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है, अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस हमें कोड बताना है। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो भी नंबर हम पूछ रहे हैं उस नंबर में अगर पहला डिजिट ऑड और लास्ट डिजिट इवन है तो उन दोनों नंबर के कोड्स को इंटरचेंज कर देंगे। सेकंड कंडीशन कहती है अगर जो नंबर पूछा है उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन है तो दोनों को स्टार से कोड कर देंगे। और थर्ड कंडीशन कहती है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो दोनों को डॉलर से कोड कर देंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा 215349, इनिशियल डिजिट इवन, लास्ट डिजिट ऑड, ऐसी एक भी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब इसके जो रेस्पेक्टिव कोड्स हैं ऊपर से नीचे उन्हें कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैंने ध्यान दिया 2 का कोड क्या है? 2 का कोड है कॉपीराइट। एक ही ऑप्शन है, सारे कोड्स मैच किए, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो सारे कोड्स मैच करने, अकेले से नहीं करना। तो मैं मैच किए तो निकला, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये किसका कोड है। ध्यान देखो, फर्स्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट इवन, फर्स्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट इवन, तो यानी 6 और 4 की जगह स्टार आना चाहिए, 6 और 4 की जगह स्टार आना चाहिए। बाकी के सारे कोड एज इट इज अपने ऑर्डर में कॉपी पेस्ट। बहुत आसान होती है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। इसमें देखो आप, फर्स्ट लेटर 8, लास्ट लेटर 9, अगर आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट ऑड, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इवन और। तो अगेन कॉपी पेस्टिंग करेंगे। 8 का कोड है डी, 1 का कोड है ए, तो डी ए। उसके बाद 3 का कोड क्या है? 3 का कोड है के, 3 का कोड है के, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 4 का कोड परसेंटेज है, 6 का कोड @ होना चाहिए और 9 का कोड आर होना चाहिए है, तो बी ऑप्शन आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, हमसे बोला है इसका कोड बताओ। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है? दोनों फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑड हैं, तो इनको हम किससे रिप्लेस करेंगे? डॉलर से। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? डी ऑप्शन बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड, और उसके बाद था ये। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कुछ रेंडम लेटर्स दे दें
और उसके नीचे उनके कोड्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है, लेटर्स लिख दें और उसके नीचे इसके कोड्स प्रोवाइड कर दें। फिर जो कंडीशंस होंगी वो कंडीशंस लेटर्स के हिसाब से होंगी। जैसे डिजिट में ऑड इवन की कंडीशन हो गई, तो लेटर में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन बना दें, ऊपर लेटर नीचे उनके कोड्स, और फिर पहली कंडीशन लिखें, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर वॉवल है किसी वर्ड का, तो कोड्स इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो स्टार लगा दो, फर्स्ट और लास्ट अगर वॉवल है तो डॉलर लगा दो। बहुत सिंपल सी बात है। अगर डिजिट्स के कोड गिवन है तो कंडीशंस डिजिट्स की होंगी, और अगर लेटर्स के कोड गिवन है तो कंडीशंस लेटर्स की होंगी। आई होप आपको समझ में आया हुआ है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। बहुत आराम से और तसल्ली से समझाया मैंने आपको। अब देखिए लास्ट टाइप पे हम चलते हैं। लास्ट टाइप है हमारा पार्ट 5, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। एक टाइम था बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 2011-12 से लेके लगभग 2016 तक, ठीक है, लगभग हर एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका फिक्स था, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो स्टेनो हो। उसके बाद भी ये सीपीओ में कई टाइम तक आया है, फिर ये सीजीएल में आना बंद हो गया। अब इसकी पॉसिबिलिटी उन्हीं एंट्रेंस पे ज़्यादा है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं एलआर के, जैसे सीपीओ एसआई में, ठीक है। तो हम सीख लेते हैं क्या है, बहुत आसान है। इसमें जो लिखा है ये मैं बताता हूँ क्या लिखा है। एक ना रूल होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। अगर मैं लिखता हूँ देयर इज ए मैट्रिक्स ऑफ साइज 2/3, तो हमेशा जो पहला डिजिट है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो ये है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर कोई मैट्रिक्स है 2/3 तो इसका मतलब जनरली होता है ये कि उसके अंदर रो सिर्फ 2 हैं और उसके अंदर जो कॉलम है वो 3 है, तो वो हो गया मैट्रिक्स 2/3 का। पहला डिजिट रो और दूसरा डिजिट हमेशा कॉलम। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन दोनों मैट्रिक्स में से जो आपको पहले डिजिट प्रोवाइड किया जाएगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा डिजिट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जाम्पल देके भी समझाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ए है, ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 2 3। तो ध्यान से देखो 2 3 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इस पे आया ए, ठीक है। वैसे ही अगर बच्चे मैं लिखता हूँ 87, तो 87 किसका कोड है, यानी कि 8th रो और 7th कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो आएगा उसका कोड है। 8th रो और 7th कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो आएगा उसका कोड है, यानी 87 किसका कोड है, पी का। तो यहाँ पे मुझसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ बीस्ट। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी मुझे इसका कोड पूछा जाएगा इस वर्ड का, तो मैं इसको ऑप्शंस के थ्रू करूंगा, और ऑप्शंस के थ्रू भी कहाँ से, एंडिंग से ट्रैक करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले 2 लेटर के कोड्स चारों ऑप्शन में ठीक है, इसलिए जैसे डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस हम क्या करते थे, बैक ट्रैक करते थे, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो बीस्ट का कोड मुझसे पूछा है तो मैं देखता हूं ए ऑप्शन को, बैक ट्रैक। क्या 87 पे टी है, मैंने ध्यान दिया 87 पे टी नहीं है, पी है। 87 पे टी नहीं है तो बताओ पूरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, मेरा टाइम सेव हो गया। मैं बी ऑप्शन पे गया, क्या 95 पे टी है, 95 पे टी है। फिर मैं देखा क्या 55 पे एस है, क्या 55 पे एस है, जी नहीं। इसका मतलब 55 पे एस नहीं, तो ये भी गलत हो गया, समझे। उसका देखो क्या 59 पे टी है, 59 पे टी है। क्या 58 पे एस है, 58 पे एस है। क्या 23 पे ए है, 23 पर ए है। क्या 22 पर ई है, 22 पर ई है। क्या 24 पर बी है, 24 पर बी है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया है, हिंदी में लिखा है, क्योंकि काफी लेंथी लैंग्वेज है इसकी। सेम क्वेश्चन है बीस्ट, सिर्फ हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमारा कंप्लीट होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने 5 टाइप सीखे। लेटर कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग, मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग, और मिक्स्ड लेटर के अंदर भी मल्टीपल वैरायटी सीखी।
उसके बाद कंडीशनल कोडिंग, डिकोडिंग और लास्ट मैट्रिक्स। मैं आपको सच में बता रहा हूँ ऑनेस्टली, आप कोई भी एंट्रेंस दो, आपको इससे बाहर कोई नया टाइप नहीं मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग का, कोई नई वैरायटी नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे कर सकते हैं, जैसे वो बैंक पीओ वाला क्वेश्चन करवाया, कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे कर सकते हैं, पर वैरायटी या टाइप इससे बाहर नहीं मिलेगा। और एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स, एसएससी, टीचिंग, रेलवे, आप सबको एश्योरेंस दे रहा हूं कि इन 2 वीडियोस में जितना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है मैंने, उससे बाहर नहीं आएगा, ट्रस्ट रखें, ठीक है। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। बस आप सबसे बस इतना ही चाहता हूं मैं कि आप लोग क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत जल्दी बच्चों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।